हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने फिर एक ऐसी ही चीज़ पर आपके सामने क्लास लेना है जो आपके खाने से उसका संबंध है। और आप जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले आपको हमने वीट के बारे में बताया था, यानी गेहूं के बारे में। आज मैं चावल के बारे में बताऊंगा, राइस। हम सब खाते हैं, जानते हैं, बहुत से लोगों की ये ख़ास ग़िज़ा है, यानी खाद्यान्न है। ये बहुत सारे लोग इसे बहुत ही फेवरेट फूड की तरह से इसे खाते हैं। राइस तो वैसे पूरे दुनिया में देख लें, पूरे संसार में देख लें तो इसको बड़े ही चाव से खाया जाता है। और करीब करीब इस पूरे विश्व की आधी जनसंख्या तो चावल खाती ही खाती है, चाहे उसका रूप भले ही अलग अलग क्यों न हो। जैसे चावल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चावल के आटे से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। चावल से कुछ डिशेस नई तरह की बनती हैं, अलग अलग तरीके की बनती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन हमें ये देखना है भारत के संबंध में। आज हम जो कुछ बताने जा रहे हैं आपको, वो चावल, उसकी कृषि कैसे होती है, कहाँ होती है, और चावल का जो उत्पादन है, जो उसका प्रोडक्शन है, इस भारत में कैसे और कहाँ कहाँ होता है। आइए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताएं। हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं कि खाने पीने के सामान का जो खाद्यान्न है वो बहुत साल पहले से आरंभ हो चुका था, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे चावल का हो, इसी तरह से मक्का का है, ज्वार का है, बाजरा का है, बहुत सारे खाने की चीज़ों का है। इस बोर्ड की तरफ अगर आप देखें तो इसमें भारत में ये चावल का जो उत्पादन है, राइस प्रोडक्शन इन इंडिया, उसमें इतिहास ये बताता है कि यहाँ पर 5000 साल से 7000 साल पहले से ही चावल यहाँ पर उसकी फसल लोग बोना शुरू कर दिए थे। यानी ये क्रॉप लोग 5000 साल से 7000 साल पहले लोग जान चुके थे, इसकी खेती कर रहे थे, और इसको लेकर के लोग निश्चिंत थे अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं था कि पूरे विश्व में ऐसा फैलाव इसका था, क्योंकि दुनिया बहुत ही एक तरह से दूर दूर थी, मीन्स साधन नहीं थे, केवल पानी के जहाज थे। इसलिए कहाँ कहाँ हो रही थी, कहाँ नहीं हो रही थी, ये भी एक प्रश्न उठता है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया सिमटती गई, यानी जब जैसे जैसे कन्वीनियंस मिलता गया, यातायात के साधन बढ़ते गए, लोग एक दूसरे के संपर्क में आते गए, तो इसका जो एक प्रकार से मालूमात या इसकी जानकारी, इसके बारे में या इसके बारे में नो हाउ कैसा रहा, वो सब कुछ हम आपको बताते हैं कि ये जो इतना 1000 साल यानी 7000 साल लगभग पुरानी जो ये कृषि है, उसको सेंट्रलाइज अगर करें आप, उसका जो केंद्रीकरण करें आप, उसका स्थानीयकरण करें आप, तो आपको ये दिखाई देगा ये आमतौर से ये फसल भारत और चीन के ही इर्द गिर्द यानी आसपास में इसका उद्गम क्षेत्र माना जाता है। उद्गम क्षेत्र इसलिए भी माना गया, पहले लोगों ने ये कहा कि हो सकता है कि भारत के दक्षिणी भाग से ये आरंभ हुआ हो, और धीरे धीरे ये तराई के भाग में या गंगा के मैदान में या फिर चीन के किनारे के भाग में इसकी बुआई या इस फसल का उत्पादन आरंभ हुआ हो। कुल मिलाकर के इसमें एक बात तो ये निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि इसका जो आरंभ हुआ वो हमारा अपना एशिया ही है। ठीक है, अब देखिए, इसमें अगर हम भारत की तरफ आए तो हमारा देश एक एक्सपोर्टर ही है, यानी हम चावल को निर्यात भी करते हैं। ये चावल क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? इसलिए महत्वपूर्ण है, और हमारे लगभग आधे भारतवासियों से क्या मतलब, यानी जो जनसंख्या हमारी है उसके आधे से भी अधिक लोगों का ये फसल खाने के लिए है, और इससे ज़्यादा लोग भी खाते हैं चावल के साथ, क्योंकि इसे कंप्लीट डाइट माना जाता है, एक प्रकार से कंप्लीट फूड माना जाता है, पूर्ण रूप से एक भोजन के रूप में इसे स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च, और 1% के आसपास फैट पाया जाता है, और इसकी सामग्री जो होती है इसके अंदर सब मिला करके 12% के आसपास 12% प्रोटीन भी होता है। तो इसमें
इस एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो कंप्लीट फूड की बात हमने कही, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अगर प्रोटीन उसमें है, उसमें वसा है, या ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो एक तरह से कंप्लीट फूड की तरफ वो गिना जाने लगता है। इसीलिए चावल को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे। फिर हमारा जो उत्पादन है, हमारा जो प्रोडक्शन है भारत का, विश्व में 21% है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे भारत का जो प्रोडक्शन है वो पूरे विश्व का मिलाकर के लगभग 21% है। और पूरे विश्व में जितने जगह पर कृषि होती है उसका 29% जो लैंड है, जो भूमि है, हम 29% पर उसका इस्तेमाल करते हैं। और भारत में जितनी कृषि की भूमि है उस भूमि में हम जो कुछ भी करते हैं उसका 25%, 25% हम लैंड को एक्वायर हमने किया है। किसके लिए? राइस के लिए, राइस के प्रोडक्शन के लिए। अब देखिए, एक डाइट की बात हम आपसे कर रहे थे कि टोटल जो हम डाइट लेते हैं उसके अंदर 30%, जो हमारे डाइट में 30% एक तरह से हमारे भोजन के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए जो ज़रूरी है, जैसे रोज़ रोज़ हमको, मान लीजिए कि हमको भारतवासियों के लिए करीब करीब 2400-2500 के आसपास की कैलोरी पर डे हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो 30% आपको कैलोरी राइस से मिल जाती है, चावल से मिल जाती है। ये इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। हालांकि बहुत सी जगहों पर स्टार्च की वजह से इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसा है कि शायद इससे मोटापा भी बढ़ता है। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं है। बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में ज़्यादातर लोग चावल ही चावल खाते हैं, लेकिन ये कंप्लीट फूड होने की वजह से उसे लोग स्वीकारते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए, बहुत सी जगहों पर बहुत से डॉक्टर्स भी इसको पूरे तरीके से मना करते हैं जहां पर मोटापा होता है या शुगर होता है। लेकिन अगर आप देखें तो कंप्लीट डाइट के रूप में 30% जो कंप्लीट डाइट है उसका 30% इस चावल के द्वारा पूरा कर दिया जाता है। तो हमारे देश जो एक लगभग विकासशील और एक तरह से कहते हैं कि जो विकासशील देश तो है बट थोड़ा गरीब भी है, तो ऐसी जगह पर चावल को देखें तो चावल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि उसमें तरह तरह के क्वालिटीज हैं, उसकी किस्में हैं। आपने बासमती का नाम सुना होगा, आपने बहुत सारे गंगा कावेरी का नाम सुना होगा, इसी प्रकार बहुत सारे हैं जिसमें मोटे चावल, बारीक चावल, पतले चावल, अच्छे चावल, हर तरह के चावल इसमें होते हैं। तो गरीबों के लिए या मध्यम श्रेणी के लिए या मध्यम वर्गीय के लिए बहुत महंगे चावल तो नहीं, लेकिन जो चावल आमतौर से पैदा हो जाता है उसके लिए कृषि आराम से बहुत पहले से की जाती रही है और आज भी की जाती है। एक चीज और मैं बता दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक चीज और है कि ये चावल न केवल हम भोजन के रूप में स्वीकारते हैं बल्कि ये औषधि के रूप में भी इसे स्वीकार किया जाता है। बहुत सारी औषधि बनती है इससे, और साथ साथ इससे मिट्टी और चीनी के बर्तन भी इससे बनाए जाते हैं। इसके चावल की जो भूसी होती है या उसका जो छिलका होता है उससे बनाया जाता है मिट्टी के और चीनी के बर्तन। और उसके बाद और थोड़ा सा अगर आइए तो एक सर्वे जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे तरह है, जो फजलानी एक बहुत बड़ा फजलानी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो भारत का है, जो विशेष रूप से दालों का बहुत बड़ा आयातक और निर्यातक है, बहुत बड़ी कंपनी है भारत की। उसका एक प्रकार से एजेंसी उसकी बहुत मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है भारत के लिए। उसके हिसाब से उसने जो आंकड़ा लगाया है उसके हिसाब से हमारे देश में अगर 1-2 साल के बाद 140 करोड़ की आबादी जब हो जाएगी, अभी इस समय 125 से ऊपर है, 130 करोड़ की आबादी इस समय है। अगर 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में हो जाती है तो हमारे लिए कितना, लगभग हमारे लिए 113.3 मिलियन टन चावल की आवश्यकता होगी। रिपीटिंग अगेन, अगर 140 करोड़ की जनता हमारे देश में निवास करती है तो हमारे लिए 113.3 यानी 113.3 मिलियन टन चावल की आवश्यकता होगी।
इस हिसाब से देखें अगर हम, तो हम इससे ज्यादा पैदा करते हैं चावल। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम आत्मनिर्भर हैं, तो ये अच्छी बात है कि, लेकिन हमें और चाहिए इसका प्रोडक्शन एक्सपोर्टर के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उससे हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। आइए अब चलें हम आपको कि किन परिस्थितियों में कैसे इसका उत्पादन होता है। अगर आप ये देखें कि चावल वैसे तो उष्णकटिबंधीय भाग में ज्यादातर जगहों पर चावल दिखाई पड़ता है, लेकिन उष्ण के साथ साथ आर्द्र होना जरूरी है, हॉट एंड ह्यूमिड होना जरूरी है, वर्षा इसके लिए जरूरी है, तापमान बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पहले तापमान को ही देख लेते हैं। बोते समय इसका तापमान 25 डिग्री कम से कम सेंटीग्रेड तापमान इसका होना चाहिए, और काटते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान इसका होना चाहिए। इट मीन्स ये बहुत ठंडे में नहीं हो सकता है, बहुत गर्मी में सिर्फ लू चलती रहे नहीं हो पाएगा। इसके लिए बारिश का होना जरूरी है, वर्षा का होना जरूरी है। उन जगहों पर वर्षा जहां पर 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो वर्षा होती है, ये बहुत लाभकारी है, बहुत अच्छी है। इसीलिए क्योंकि भारत के अंदर देखिए, इस भारत में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो वर्षा सबसे ज्यादा होती है वर्ष भर में, जैसे ये आसाम का क्षेत्र है, मेघालय का क्षेत्र है, और फिर इधर त्रिपुरा है, या फिर इधर वेस्ट बंगाल है, इन सब जगहों पर 125 से ज्यादा सेंटीमीटर वर्षा प्रति वर्ष हो जाती है। कहीं कहीं 200 होती है, कहीं कहीं 250 सेंटीमीटर भी वर्षा हो जाती है। तो ये एक प्रकार से अर्ध जलीय पौधा हुआ। अर्ध जलीय यानी उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है हमेशा, बिना पानी के तो ये फसल सूख जाएगी। और उन जगहों पर जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है और हम लोग सिर्फ मानसून को देखते रहे कि मानसून कब आ रहा है, कब बारिश होगी, तो ऐसा बड़ा संभव नहीं है कि इस खेती को हम बढ़ा पाएंगे। हाँ, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास अगर खेती उस समय मजबूत हो सकती है, सुदृढ़ हो सकती है, जब सिंचाई के साधन हमारे पास मौजूद हो। लेकिन ऐसा होता है कि बीच बीच में अगर मानसून अच्छा रहा तो इसकी फसल भी अच्छी हो जाती है। आइए अब देखें इसकी मिट्टी कैसी होती है। मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी अगर है, बहुत अच्छी है। और हमारे उन जगहों पर जहां नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियां हैं, वो मिट्टी तो इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे हमारे भारत के अंदर देखिए, ये जो गंगा का, सिंधु का, गंगा का, और इधर गंगा और घाघरा का मैदान, इधर ढेर सारा, और आगे जाइए तो जो पूरी मिट्टी के पट्टी है, एक बेल्ट है, वहां सारे के सारे जगह पर बहुत अच्छा इसका उत्पादन होता है चावल का। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इसके लिए मिट्टी दोमट चाहिए, साथ साथ ऐसी मिट्टी जिसमें ह्यूमस भी हो, साथ साथ उसमें एक तरह से आपको नमी होना चाहिए, और उस मिट्टी थोड़ा मुलायम होना चाहिए, बालू ज्यादा नहीं होना चाहिए इसके अंदर, या कंकरी जो कंकर वाली मिट्टी होती है वो नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए मानी जाती है। अब आइए इसके अंदर श्रम, देखिए इसके अंदर श्रम की बहुत आवश्यकता होती है, लेबर कॉस्ट बहुत पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं कि पहले बारिश हुई तो उसमें बीज डाल दिए जाते हैं खेत के अंदर, उसके बाद जब ढेर सारे घने पौधे छोटे छोटे हो जाते हैं, उनको निकाल करके फिर दूसरी जगह लगाते हैं, उसमें भी बड़ी मेहनत लगती है। उसके बाद जब धान की फसल जो पैडी फील्ड होती है, काफी जब घनी हो जाती है, तैयारी पर होती है, तो उसको काटने के लिए भी श्रम की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ऐसी जगहों पर यह लगाया जाता है चावल जहां पर जनसंख्या भी निवास करती हो। इसीलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इन सब जगह पर अच्छी खासी आपको आबादी मिलेगी, और उन्हीं घनी आबादी के बीच में तमाम हर जगह इसके धान या पैडी की फील्ड आपको दिखाई पड़ेगी। अब आइए थोड़ा सा हम इसका प्रादेशिक वितरण दिखाएं। हमारे देश में वैसे तो पूरे हमारा जो देश है ना, वो चावल तो लगभग हर जगह है। कुछ पश्चिम भाग को छोड़ दिया जाए, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक बीच से आकर पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र है, उन सब जगहों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जगह पर चावल होता है। लेकिन उसमें भी जो महत्वपूर्ण आपके राज्य हैं, हम एक एक करके आपको बताते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसकी वजह क्या है उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहला
आप देखिए प्रादेशिक वितरण। सबसे पहली चीज हम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल तो एक ऐसी जगह है जहां पर आमतौर से आप तो देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में, जहां यूपी में हम सब निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या होता है? उत्तर प्रदेश में आप जुलाई के आसपास उसकी बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी फसल काट ली जाती है, राइट। बट वहां पर वेस्ट बंगाल में, वहां पर तो एक साल में 3-3 बार फसलें काटी जाती हैं। कहीं कहीं तो 3 के बाद भी उसमें कुछ फसलें किनारे लगा दी जाती हैं। तो एक साल में 3-3 बार चावल का पैदा होना या पैदावार उसकी होना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वहां पर वर्षा, पानी की मात्रा, तालाबों की मात्रा, मानसून का आना, मिट्टी का अच्छा होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ लेबर, जो श्रमिक हैं, वहां सस्ते मिल जाते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में चावल की कृषि बहुत अच्छी होती है। न केवल मैदानी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल तो बहुत सारे क्षेत्र पहाड़ी भी है, ठीक है। तो जो मैदानी क्षेत्र है वहां तो शानदार कृषि होती ही है। साथ साथ अगर आप पहाड़ों पर इसकी चले, थोड़ा सा दार्जिलिंग से ऊपर नीचे जितने हिस्से में आप जाएंगे तो वहां पर पहाड़ों का ढाल, ऐसे 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 ढाल बनाए जाते हैं। उन ढालों के ऊपर जिस प्रकार चाय की कृषि होती है, उसी तरह से धान की भी कृषि ढालों पर की जाती है। तो एक प्रकार से आप देखें तो जमीन पर, यानी जो प्लेन जगह है वहां पर भी हो जाती है, और दूसरा थोड़ा पहाड़ों के ऊपर भी हो जाती है। ये एक ऐसा पौधा है कि करीब करीब 2,500-3 हजार मीटर की ऊंचाई तक लगाया जा सकता है। जहां पर थोड़ा भी बारीक मिट्टी होगी वहां ये इसकी उपज हो सकती है। देखिए पश्चिम बंगाल की पोजीशन क्या है, उसका क्या स्टैंडिंग पोजीशन है, वो फर्स्ट है, भारत में 1 नंबर पर है, राइट। अब देखिए वहां का जो प्रोडक्शन दिखा देते हैं आपको। वहां का जो उत्पादन है वो 15.75 15.75 मिलियन टन, ये उसका प्रोडक्शन है हर साल का। और प्रति हेक्टेयर जो उसका उत्पादन है वो 2,600 किलो है, 2,600 किलो। और लगभग 5.46 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। अर्थात पूरे बंगाल का जो आधा हिस्सा है, वो आधा हिस्सा चावल की कृषि का कार्य करता है। इसीलिए वेस्ट बंगाल में आप जाकर देखें, वहां के ज्यादातर लोगों का जो भोजन है वो बिल्कुल से आप देखेंगे कि उनके में खाने में अगर चावल नहीं है तो इट मीन्स उनका खाना नहीं है। चावल को वो बहुत ही प्रीफर करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पूरे बंगाल में चावल को बहुत, यानी प्रमुख खाद्यान्न है, इसलिए कृषि भी बड़े चाव से और बड़े ही मेहनत ढंग से की जाती है। आइए उत्तर प्रदेश, वी बिलोंग टू यूपी। उत्तर प्रदेश से हम सबका संबंध है। उत्तर प्रदेश में एक अच्छी चीज है कि यहाँ गंगा, जमुना, घाघरा है, बहुत सारी नदियां हैं। तो उसने जो एक तरह से फैला दिए हैं मिट्टी के क्षेत्र, वो बड़ा दोमट मिट्टी और बहुत शानदार मिट्टी का क्षेत्र फैला दिया है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, जो ईस्टर्न हिस्सा है, उसमें ज्यादातर अच्छी कृषि होती है। वेस्ट में भी होती है कृषि, बट थोड़ा कम होती है। अब देखिए हमारे इस मैप के अंदर देखिए, ये पूरा ईस्टर्न, ये भाग उत्तर प्रदेश का भाग है। इसका ईस्ट यूपी और वेस्ट यूपी। ईस्ट यूपी में ज्यादातर चावल, गेहूं साथ साथ होता है, लेकिन वेस्ट में गेहूं चावल तो होता है, बट गेहूं की वरीयता ज्यादा है, वहां पर उससे ज्यादा उसका प्रोडक्शन होता है। उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है। यहां 12.5 मिलियन टन, 12.5 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है, और 5.86 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर इसकी कृषि होती है। उत्तर प्रदेश में एक अच्छी बात यह भी है, यहां पर पश्चिमी क्षेत्र में नहर की सुविधा है, और साथ साथ ईस्टर्न यूपी में, हालांकि नहरों का जाल तो नहीं है, ईस्ट यूपी में नहरों का जाल नहीं है,
लेकिन फिर भी 2-3 नहरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो बहुत सारे जगह को घेरती हैं, कवर करती हैं और वहां तक आराम से ये फसल होती है। तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोगों का भोजन गेहूं और चावल साथ साथ है। जैसे हमने बंगाल में बताया कि वहां प्रमुख खाद्यान्न क्या है, चावल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गेहूं और चावल साथ साथ है, एकदम साथ साथ, दोनों साथ साथ चलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में चूंकि बड़ी आबादी है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन भी अच्छा है, खाद यहां पर अच्छे से मिल जाती है, अवेलेबल है, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। और अगर मानसून ने साथ दे दिया तो फसल बहुत शानदार हो जाती है उत्तर प्रदेश में। आइए नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। आप ये आंध्र प्रदेश में आइए, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश आपका 3rd पोजीशन पर है और वो 12 मिलियन टन प्रोडक्शन करता है और पूरे देश का 12% जो टोटल प्रोडक्टिविटी है पूरे भारत की, उसका 12% आंध्र प्रदेश पैदा करता है। आप इस बात को देखिए कि हमारे जो आंध्र प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश का जो तटीय भाग है और जो नदी का हिस्सा है उस जगह पर बहुत अच्छी कृषि की जाती है। हालांकि देखिए, आमतौर से जब मानसून आता है तो आंध्र प्रदेश का जो तटीय भाग है या थोड़ा सा और अंदर का हिस्सा है कि कहना कि करीब करीब 100 से 150-200 किलोमीटर का हिस्सा है, वो सब अफेक्टेड होता है, प्रभावशील रहता है। और मानसून तो पूरे भारत में ही सक्रिय होता है और पूरे भारत में एक तरह से वो वर्षा होती है, लेकिन तटीय भागों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में चावल की कृषि मानसून पर ज्यादा आधारित है, लेकिन साथ साथ जो बीच में नदी क्रॉस करती हुई आ रही है उसने फैला दिया है मिट्टी के साधन, इसलिए मिट्टी के एक क्षेत्र जिसकी वजह से चावल भी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन चावल की जो क्वालिटी है बंगाल में जो क्वालिटी ऊंचाइयों पर बहुत अच्छी मिल जाती है, वो उतने अच्छे चावल की जो क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाले चावल यहाँ शायद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बीज, हालांकि बीज में बड़ा सुधार भी आया है, बहुत सारी जगह पर ऐसे लगाया, जैसे उत्तर प्रदेश में देहरादून, तो देहरादून का चावल है या बासमती चावल है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। लेकिन बहुत सारे चावल इस तरह के मोटे चावल होते हैं, वो सस्ते भी होते हैं, जो आम जनता के लिए, गरीब के लिए सस्ते में मिल जाता है। इसलिए जो महंगे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं या महत्वपूर्ण चावल के क्षेत्र हैं, उसकी खेती कम होती है, लिमिटेड होती है। आइए हम चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है। हमने आपको बताया कि पश्चिम में जो प्रदेश है या जो शहर हैं, वहां पर ज्यादातर लोगों का शौक, ज्यादातर लोगों की तबीयत, ज्यादातर लोगों का एक प्रकार से उनका इंटरेस्ट वो होता है गेहूं में। गेहूं ज्यादा खाते हैं पश्चिमी, हमारे देश के पश्चिमी भाग के लोग, पश्चिम, उत्तर पश्चिम खासतौर से रोटी खाते हैं ज्यादा। लेकिन साथ साथ पंजाब में चावल भी अच्छा खासा होता है, इसलिए होता है कि वहां नहरों का एक तरह से सुविधा है। नहर की सुविधा की वजह से, कैनाल की वजह से, जो कैनाल की सुविधा होने की वजह से, और वहाँ के जो पंजाबी या सिख हैं वो बहुत मेहनती हैं, दे आर सो स्ट्रॉन्ग, और वो प्रोफेशन एक तरह से उद्योग की तरह से खेती का कार्य करते हैं। तो जो जगह पर जहाँ पर मानसून बहुत ज्यादा सक्रिय केवल उस जगह रहता है, जहाँ पर एक प्रकार से देख लें कि हम जाड़े के दिनों में लौटता हुआ जो मानसून होगा तो थोड़ा वर्षा वहां पर मिलती है, वो गेहूं के लिए होगी, चावल के लिए तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप देखिए कि वहां पर सिंचाई के इतने अच्छे साधन हैं, वहां पर मैन पावर बड़ा स्ट्रांग है, मैन पावर की वजह से जो श्रमिक हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और वहां पर चावल का उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है। वहां पर किस तरह से होता है बता दें आपको कि 11.83 मिलियन टन, फिर से देख लें, 11.83 मिलियन टन पर ईयर ये प्रोडक्शन है किसका। बल्कि आप थोड़ा सा इसको सुधार कर लें इसमें, ठीक है। पंजाब में
इसमें थोड़ा सा अब ज़्यादा हो गया है, 11.83 लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस साल उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा और अधिक संभावना उसकी है। फिलहाल जो आंकड़ा है वही है, लेकिन इस साल जो प्रोडक्शन होने वाला है, जो लास्ट हुआ है मतलब पिछले इसमें, तो उसका भी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। लेकिन साथ साथ 2.97 जो मिलियन हेक्टेयर भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। 10%, 10% पूरे कंट्री का ये हिस्सा इसका होता है चावल के उत्पादन में। डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आंकड़े कभी कभी इसमें लिखता हूँ, इट मे वेरी, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। कैसे कि हर साल 6-7 महीने पर, एक साल भर में ये आंकड़े थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, तो लेटेस्ट आंकड़े के लिए थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन जो इसका जीस्ट है, जो इसका क्रक्स है, वो यही है जो मैं कह रहा हूँ, वो वही होगा। ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता रहेगा उन आंकड़ों में। यस, आइए अब आपको तमिलनाडु की ओर लेकर चलें। तमिलनाडु में ये 5वीं पोजीशन पर है और 7.45 मिलियन टन पर ईयर उसका प्रोडक्शन होता है, जबकि 3,900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उसका उत्पादन है। अब आप समझ रहे होंगे कि 3,900 किलोग्राम लगभग 4,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो अन्य प्रदेशों से ज्यादा हो गया। वजह क्या है? तमिलनाडु के किनारे की जो मिट्टी है वो बड़ी अच्छी है और वहां पर भी साधन बड़े अच्छे हैं। वहां पर जो मनुष्य है वो इसको भी एक तरह से इंडस्ट्री के रूप में देखने लगे हैं। विगत 10 साल के अंदर इसका प्रोडक्शन अब तेजी से बढ़ रहा है। उन लोगों ने ये सोचा है कि इसको किसी तरह से हम और ऊपर बढ़ाएं, इसका उत्पादन और बढ़ाएं, इसको उद्योग के रूप में लें। तो जब कभी भी हम कृषि को उद्योग के रूप में लेने लगेंगे तो हमारा विकास होने लगेगा। ये बहुत ही क्लियर सी, बहुत ही खुली सी बात है। अब देखिए, इसके बाद एक राज्य है बिहार। बिहार में भी ज्यादातर लोगों का खाना या उनका भोजन रोटी तो है, बट शौक से कहें तो चावल बहुत अच्छा है। चावल ज्यादा खाते हैं बिहार के लोग भी, उतना नहीं जितना बंगाल के लोग, लेकिन फिर भी बिहार के लोग को चावल पसंद है रोटी के साथ साथ। ठीक है, तो उसमें 6वें पोजीशन पर है और 7.16 मिलियन टन पर ईयर उनका प्रोडक्शन है। उसके 33 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। इसके अलावा अब छत्तीसगढ़ नया है, उभरता हुआ ऊपर आ रहा है, जिसको अब उसका क्षेत्र चावल का कटोरा कहा जाने लगा है, चावल का कटोरा। तो ये जो छत्तीसगढ़ है बहुत तेजी से कंपटीशन में आ रहा है। उस कंपटीशन में अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि 5-7 साल के अंदर वो तरक्की करके कोई ना कोई अच्छी पोजीशन पर आए, विदिन 5 आ जाए। तो ये बहुत तेजी से उभरता हुआ छत्तीसगढ़ है। उसी के बाद ओडिशा भी है, आसाम है, कर्नाटका है, ये भी प्रदेश चावल का उत्पादन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको चावल के प्रोडक्शन के बारे में ये सब जानकारी दी और चावल का प्रोडक्शन कहाँ कैसे हो रहा है, चावल को लोग पसंद क्यों करते हैं, ये सब जानकारी हमने आपको दिया। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप धीरे धीरे मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी समस्याएं भी मुझ तक भेज रहे हैं और अपनी बात भी मेरे तक शेयर कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपके साथ साथ अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।